दोस्तों आदाब, उम्मीद कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों इराक में बरसे बम, जॉर्डन में गूंजी मिसाइल, मिडिल ईस्ट में हर तरफ बढ़ता गया बवाल, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर पहरा, गजा की मस्जिद हुई मलबा, कहाँ रुकेगा जंग का ये भूचाल। नेतन्याहू की गिरफ्तारी पर न्यूयॉर्क में कानूनी ललकारें, तो ट्रम्प बोले अमेरिका में नहीं होगा कोई सवाल। ईरान पर फिर हमले की चर्चा, सत्ता के गलियारों में सुलग रही जंग की नई मसाल। उधर जापान में धरती दहली, शहर काफी मलबे में दबी इंसानी ख्वाबों का जाल। तो क्या दुनिया जंग और जलजले के दोहरे शिकंजे में फंस चुकी है या अभी बाकी है और कोई बड़ा कमाल? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 800 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएं उन सभी लोगों के साथ। दोस्तों मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इराक की जमीन पर अमेरिका और सऊदी अरब की तरफ से किए गए संयुक्त हवाई हमले ने पूरे इलाके में नई बहस छेड़ दी। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी पीएमएफ के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस कार्रवाई में पीएमएफ के कम से कम 10 सैनिकों के मारे जाने और 4 के घायल होने की खबर सामने आई है। अमेरिकी क़यादत वाले गठबंधन का कहना है कि ये कार्रवाई पिछले 72 घंटों के दौरान हुए 30 से ज्यादा ड्रोन हमलों के जवाब में की गई है। गठबंधन का आरोप है कि ये ड्रोन हमले ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के निर्देश पर किए गए थे और इसका निशाना अमेरिकी सैन्य ठिकाने और सऊदी अरब का ऊर्जा ढांचा था। लेकिन दूसरी तरफ पीएमएफ ने इस हमले को बहुत खतरनाक बढ़ावा यानी बेहद खतरनाक एस्केलेशन बताया है। पीएमएफ का कहना है कि ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं बल्कि इराक की राष्ट्रीय संप्रभुता यानी खुद मुख्तारी पर सीधा हमला है। पीएमएफ ने इस कार्रवाई को विश्वासघाती आतंकी हमला करार देते हुए कहा है कि इराक के आधिकारिक सुरक्षा संसाधनों को निशाना बनाकर देश की सुरक्षा और उसके अधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इराक की सरकार इस मामले में क्या कदम उठाएगी, क्योंकि अगर किसी देश की जमीन पर उसकी इजाजत के बिना विदेशी सैन्य कार्रवाई होती है तो ये सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं रहता बल्कि देश की संप्रभुता और राजनीतिक अधिकार का सवाल बन जाता है। इस हमले के बाद इराकी सरकार पर भी दबाव बढ़ सकता है। उसे एक तरफ अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को संभालना है तो दूसरी तरफ देश के अंदर उन संगठनों और राजनीतिक ताकतों को जवाब देना है जो इस कार्रवाई को इराक की बेइज्जती और उसके अधिकारों पर हमला बता रहे हैं। दोस्तों इसी बीच यमन के अंसारुल्लाह यानी हूथी आंदोलन ने भी अमेरिका सऊदी हमले की कड़ी निंदा की। अंसारुल्लाह के एक बड़े अधिकारी ने इस कार्रवाई को इराक की संप्रभुता यानी खुद मुख्तारी का उल्लंघन बताते हुए कहा कि यह कदम पूरे इलाके को और ज्यादा अस्थिर कर सकता है। हौसियों का आरोप है कि सऊदी अरब इस कार्रवाई के जरिए अमेरिकी योजनाओं को आगे बढ़ा रहा और अपनी राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक ताकत को अमेरिकी हितों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अंसारुल्लाह का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई का मकसद उन देशों और संगठनों पर दबाव बढ़ाना है जो इजराइल और अमेरिका की नीतियों का विरोध करते हैं। यही वजह है कि इस घटना को ईरान समर्थित प्रतिरोध की धुरी यानी एक्सिस रेजिस्टेंस पर बढ़ते दबाव के रूप में देखा जा रहा है। हौसियों ने पहले ही सऊदी अरब के खिलाफ नाकाबंदी के बदले नाकाबंदी की रणनीति अपनाने की बात कही है। लाल सागर में सऊदी जहाजरानी को लेकर उनका रुख काफी सख्त हो रहा है। तो सवाल यह है कि क्या इराक पर हुआ यह हमला सिर्फ एक जवाबी सैन्य कार्रवाई है या फिर ये मिडिल ईस्ट में एक ऐसे नए मोर्चे की शुरुआत है जहां अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान समर्थित ताकतें आमने सामने आ सकती हैं। दोस्तों इराक की धरती अब सिर्फ इराक की राजनीति का मैदान नहीं रह गई। खतरा यह भी है कि कहीं ये अमेरिका और ईरान की पुरानी दुश्मनी का एक नया प्रॉक्सी युद्ध क्षेत्र न बन जाए और अगर ऐसा हुआ
तो इसकी आग सिर्फ इराक तक सीमित नहीं रहेगी। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ इराक पर हुए हमले की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि मिडिल ईस्ट से एक और बड़ी सैन्य खबर सामने आ गई। ईरान की इस्लामी रोशनी गार्ड कोर यानी IRGC ने दावा किया कि उसने जॉर्डन में मौजूद एक अमेरिकी हवाई अड्डे और एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो इसे इलाके में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के खिलाफ ईरान की सीधी और बहुत सख्त कार्रवाई माना जा सकता है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में अब हालात ऐसे हो गए कि एक हमला दूसरे हमले को जन्म दे रहा है। एक जवाब के बाद दूसरा जवाब आ रहा और हर नई कार्रवाई के साथ तनाव की आग और भड़क रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या ये तनाव बातचीत की मेज तक पहुंचेगा या फिर मिसाइलों और बमों की आवाज पूरे इलाके में और तेज हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं फिलिस्तीन की। मिडिल ईस्ट की जंग का सबसे दर्दनाक चेहरा एक बार फिर गजा में दिखाई दिया। गजा शहर के मध्य इलाके में मौजूद दार अल मुत्तकीन मस्जिद पर हुए इजरायली हमले के बाद भारी तबाही की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में मस्जिद पूरी तरह तबाह हो गई और आसपास की कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। शुरुआती जानकारी में कई लोगों के हताहत होने की बात कही जा रही है, लेकिन सही संख्या को लेकर स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं है। स्थानीय फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इस कार्रवाई को एक धार्मिक स्थल पर सीधा हमला बताया है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक इमारत का नुकसान नहीं बल्कि गजा के लोगों की पहचान, उनकी संस्कृति और उनके धार्मिक जीवन पर गहरी चोट है। लेकिन इजरायली सेना यानी IDF अलग दावा करती है। IDF का कहना है कि इस मस्जिद का इस्तेमाल आतंकवादी संगठन एक कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि इस दावे की किसी आजादाना सोर्स से तस्दीक नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में मस्जिद का मलबा और आसपास फैली तबाही दिखाई दे रही है। गजा के लोगों के लिए मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं होती, वो उनके समाज, उनकी पहचान और उनके रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा होती है। इसलिए जब कोई धार्मिक तबाह होती है तो उसका दर्द सिर्फ पत्थरों और दीवारों के टूटने तक सीमित नहीं रहता। अब सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस घटना पर क्या कदम उठाएगा। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC के गिरफ्तारी वारंट को लेकर सख्त रुख अपनाया है। ममदानी का कहना है कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी टीम इस मामले के कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है। ममदानी ने साफ किया है कि उनका विरोध यहूदी समुदाय के खिलाफ नहीं है। उनका कहना है कि न्यूयॉर्क में रहने वाले यहूदी लोगों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करते हैं, लेकिन नेतन्याहू की नीतियों का विरोध करते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि नेतन्याहू को अमेरिका में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ट्रंप के इस बयान के बाद वाशिंगटन और न्यूयॉर्क सिटी हॉल के बीच राजनीतिक और कानूनी टकराव की चर्चा भी तेज हो गई है। ममदानी का कहना है कि नेतन्याहू को कानून का सामना करना चाहिए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को अपना अहम सहयोगी मानते हैं। इसी बीच ये भी खबर है कि नेतन्याहू ने वाशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात की और ईरान के ऊर्जा ढांचे और परमाणु सुविधाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात रखी है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप किसी समझौते की तरफ बढ़ेंगे या फिर नेतन्याहू का दबाव अमेरिका को ईरान के खिलाफ एक और बड़े सैन्य अभियान की तरफ ले जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जापान के क्यूशु द्वीप पर आए 7.1 तीव्रता के तेज भूकंप ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। ये भूकंप 28 जुलाई को स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 4:27 पर आया है। जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र कुमामोटो प्रांत में जमीन से करीब 10 किलोमीटर गहराई में था। भूकंप की ताकत इतनी ज्यादा थी कि जापान के शिंदो पैमाने पर इसकी तीव्रता स्तर 7 तक पहुँच गई। शिंदो पैमाने पर स्तर 7 सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में पहली बार जापान में इतनी तेज जमीन की हलचल दर्ज की गई है। भूकंप के बाद अरियाके और यासुशिरो खाड़ी के तटीय इलाकों के लिए करीब 1 मीटर ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि लगभग 2 घंटे बाद ये चेतावनी वापस ले ली गई, लेकिन तब तक कई इलाकों में दहशत फैल चुकी थी। कुछ रिपोर्टों में कई लोगों के मारे जाने की आशंका भी जताई गई है, लेकिन सही संख्या की आधिकारिक
पुष्टि का इंतजार है। फिलहाल जापान की राहत और बचाव टीमें मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटी हैं, लेकिन इस भूकंप ने एक बार फिर ये याद दिला दिया कि इंसान चाहे जितनी भी बड़ी इमारत बना ले, जितनी भी आधुनिक तकनीक विकसित कर ले, प्रकृति के सामने उसकी ताकत आज भी बहुत छोटी है। दोस्तों, एक तरफ मिडिल ईस्ट में मिसाइलें और जंग की आग है, तो दूसरी तरफ जापान में प्रकृति का कहर है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में संकट अलग है, लेकिन दर्द एक जैसा है। लोगों की जान, उनके घर और उनके मुस्तकबिल खतरे में है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।